तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की नेक्स्ट यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनिंग को समझने के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। अब तक हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स कवर किए थे फर्स्ट यूनिट में, लेकिन इस लेक्चर से हम डिटेल में प्रोसेसेस, शेड्यूलिंग और उनके क्राइटेरिया जैसे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ये टॉपिक्स ना सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपके कंप्यूटर साइंस के ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ प्रोसेस। सो अ प्रोसेस इज सिंपली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। सो इसमें एक वर्ड आया प्रोग्राम। देखो एक प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। मतलब अभी तक वो पैसिव एंटिटी है। पैसिव एंटिटी मीन्स एंटिटी टू टाइप्स की होती है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव एंटिटी का मतलब होता है जो खुद से काम नहीं कर रही, बस स्टोर है। जैसे एक फाइल हार्ड डिस्क पे पड़ी हुई है, मतलब वो अभी सिर्फ स्टोर हो रखी है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो वो पैसिव एंटिटी है। एक्टिव एंटिटी का मतलब होता है जो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब उसमें एक्टिविटी कोई रन हो रही है, उसको हम एक्टिव एंटिटी कहते हैं। तो जब प्रोग्राम सिर्फ डिस्क पर पड़ा है, वो एक पैसिव एंटिटी है। बट जैसे ही प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करते हैं और सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, तो वो एक एक्टिव एंटिटी बन जाता है। और इसी एक्टिव एंटिटी को हम प्रोसेस कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोसेस के अंदर आखिर होता क्या है। तो एक प्रोसेस के पास सिर्फ कोड नहीं होता, प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि और भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं: प्रोग्राम कोड, डेटा सेक्शन, प्रोग्राम काउंटर एंड रजिस्टर और स्टैक। तो फर्स्ट है हमारा प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड एक टेक्स्ट सेक्शन होता है, यानी एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं सीपीयू को। सेकंड है डेटा सेक्शंस, वेरिएबल्स, इनपुट वैल्यूज और आउटपुट रिजल्ट जो प्रोग्राम यूज करता है। थर्ड है हमारा प्रोग्राम काउंटर, ये सीपीयू को बताता है कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है। फोर्थ है रजिस्टर और स्टैक, एग्जीक्यूट के टाइम पे जो टेम्पररी स्टोरेज चाहिए होती है, जैसे इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस, फंक्शंस कॉल, रिटर्न एड्रेसेस, वो यहाँ स्टोर होती है। ये सब टर्म्स जैसे प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, स्टैक आपको कुछ आने वाली यूनिट्स में डिटेल में समझाए जाएंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ उनका बेसिक्स रोल समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसेस आईडी। हर प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूनिक प्रोसेस आईडी असाइन करता है। प्रोसेस आईडी एक तरह का रोल नंबर है जो हर प्रोसेस को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। अब सवाल आता है कि प्रोसेस की हमें ज़रूरत ही क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि सीपीयू एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन हमें मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ चलाने होते हैं। जैसे आप म्यूज़िक सुन रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो और बैकग्राउंड में डाउनलोड भी चल रहा है आपका। तो इन सब प्रोसेसेस को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। शेड्यूलिंग एक एल्गोरिथम है जो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा और कौन सा बाद में। शेड्यूलिंग का डिटेल हम इसी यूनिट में आगे करेंगे। अभी के लिए आपको इसका बेसिक जानना था। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है जैसे आपका टीवी शो एग्जांपल हो गया। जब एक टीवी शो का एपिसोड चल रहा होता है तो वो एक प्रोसेस है। जब तक वो शो रिकॉर्ड हुआ होगा और वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ होगा, तो वो सिर्फ एक प्रोग्राम है। जैसे ही उसे हम प्ले करते हैं तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लासरूम। जैसे टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा और स्टूडेंट आंसर कर रहा है। जब तक स्टूडेंट चुप है, वो एक पैसिव एंटिटी है। जैसे ही आंसर देना स्टूडेंट ने स्टार्ट करता है, तो वो एक एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। So in short, program is passive, stored on disk, but once it runs on CPU, it becomes a process which is active. ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है कि प्रोग्राम हमारा पैसिव एंटिटी है और प्रोसेस हमारा एक्टिव एंटिटी है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं जो है आपका प्रोसेस स्टेट्स। देखो स्टूडेंट्स, जब एक प्रोसेस बनता है और सीपीयू पर चलना स्टार्ट करता है, तो वो एक ही जगह स्टैटिक नहीं रहता, बल्कि अपनी जर्नी के दौरान अलग अलग स्टेट में मूव करता है। ये स्टेट्स बताती हैं कि अभी प्रोसेस किस सिचुएशन में है। मीन्स बन रहा है, वेट कर रहा है, चल रहा है, या भी वो एंड हो गया है। चलिए अब इन स्टेट्स को डिटेल में समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट स्टेट है न्यू स्टेट। जब एक प्रोसेस अभी बनाया जा रहा हो, तब वो न्यू स्टेट में होता है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक नया प्रोसेस क्रिएट करना स्टार्ट किया है। उसके लिए रिसोर्स वो अलोकेट किया जा रहा है। मीन्स उसके लिए अभी रिसोर्स अलोकेट किए जा रहे हैं, जैसे मेमोरी उसको एलोकेट की जा रही हो, या उसके लिए पीसीबी बनाना। पीसीबी मीन्स प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक। सोचो तुमने एमएस वर्ड ओपन किया, जैसे ही तुम आइकन पे क्लिक करते हो तो एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है। वो जो नया प्रोसेस क्रिएट होता है, वो वही न्यू स्टेट होता है। सेकंड स्टेट है हमारा रेडी स्टेट।
जब प्रोसेस कंप्लीटली बन चुका होता है और एग्जीक्यूशन के लिए वो तैयार होता है, तो वो रेडी स्टेट में चला जाता है। मतलब प्रोसेस चलने के लिए अब प्रिपेयर है, लेकिन सीपीयू अभी किसी और को मिला हुआ है। रेडी स्टेट में प्रोसेसेस एक रेडी क्यू में वेट करते हैं। ये क्यू एक लाइन की तरह होती है जहाँ हर प्रोसेस अपना नंबर आने का वेट करते हैं। सोचो क्लासरूम में सब स्टूडेंट टीचर का क्वेश्चन आंसर करने के लिए हाथ खड़े करके वेट कर रहे हैं। हर स्टूडेंट्स रेडी है आंसर देने के लिए, लेकिन जब तक टीचर उन्हें चांस नहीं देता वो वेट करते हैं। वैसे ही प्रोसेस भी सीपीयू का वेट करता है। थर्ड स्टेट है हमारी रनिंग स्टेट। जब ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू अलोकेट कर देता है और प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लगता है, तब वो रनिंग स्टेट में होता है। इस वक्त प्रोसेस एक्टिवली सीपीयू पर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा होता है। रनिंग स्टेट एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस को मिलती है अगर केस हमारा सिंगल कोर सीपीयू हो तो। जैसे क्लासरूम वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं हम। अगर टीचर ने एक स्टूडेंट को बोला यस यू आंसर, तो अब वो स्टूडेंट बोल रहा है, मतलब उसका टर्न चल रहा है। ये रनिंग स्टेट है। फोर्थ है हमारा वेटिंग या ब्लॉक स्टेट। प्रोसेस हमेशा सीपीयू पर कंटिन्यूसली नहीं चल पाता। कभी कभी उसे कुछ एक्सटर्नल काम का वेट भी करना होता है, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट होने का। जब प्रोसेस किसी इवेंट या इनपुट आउटपुट का वेट करता है, तब वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। ये स्टेट में प्रोसेस सीपीयू पर नहीं चल रहा होता, बल्कि साइड में वेट कर रहा होता है कि इवेंट कंप्लीट हो जाए। जैसे तुमने एक पेन ड्राइव से फाइल ओपन करना स्टार्ट किया। अब प्रोसेस को पेन ड्राइव से डेटा रीड होने का वेट है। जब तक इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं होता, वो प्रोसेस सीपीयू पे नहीं चलेगा, बल्कि वो वेटिंग स्टेट में ही रहेगा। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेट है हमारा टर्मिनेटेड एग्जिट स्टेट। जब प्रोसेस अपना काम पूरा कर लेता है, तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके रिसोर्सेज फ्री कर देता है। अब प्रोसेस मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी वो मेमोरी भी फ्री हो जाती है। तो जैसे कि तुमने एक डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में लिखा और उसे क्लोज कर दिया, अब वो प्रोसेस खत्म हो गया है, यानी वो टर्मिनेट हो गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस मूवमेंट बिटवीन स्टेट्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि प्रोसेस स्टेट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। मतलब प्रोसेस अपने लाइफ साइकिल में इनके बीच कंटिन्यूसली मूव करते हैं। सो प्रोसेस की लाइफ एक जर्नी है। शुरू होता है न्यू स्टेट से और ख़त्म होता है टर्मिनेटेड स्टेट पे। बीच में रेडी, रनिंग और वेटिंग स्टेट्स में ट्रैवल करता है। सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ने वाले हैं, जहाँ ये स्टेट्स का रोल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये है प्रोसेस स्टेट्स का क्लियर फ्लो चार्ट, जो मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया था। अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट माना जाता है। वो है आपका शेड्यूलिंग। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। शेड्यूलिंग वो प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि नेक्स्ट सीपीयू किस प्रोसेस को मिलेगा। मतलब जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रेडी में होते हैं मतलब जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रेडी होते हैं, तो एक ही वक्त पर सीपीयू पे कौन चलेगा, इसका डिसीजन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लेता है। सोचो एक कैंटीन में स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हैं खाना लेने के लिए। कैंटीन वर्कर एक टाइम पे सिर्फ एक स्टूडेंट को खाना सर्व कर सकता है। अब किस स्टूडेंट को पहले सर्व करना है, कौन बाद में आएगा, ये एक तरीके की शेड्यूलिंग है। वैसे ही सीपीयू एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस को सर्व करता है। अब सवाल उठता है कि शेड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों है। तो जब एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रेडी स्टेट में होते हैं, तो सीपीयू सबको एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसलिए एक मैकेनिज्म चाहिए जो डिसाइड करें कि किस ऑर्डर में प्रोसेसेस को सीपीयू मिलेगा। जैसे क्लासरूम में टीचर के पास मल्टीपल स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछने के लिए खड़े हो जाएं, तो टीचर सबको एक साथ आंसर नहीं दे सकता। टीचर को एक ऑर्डर बनाना पड़ता है, पहले किसको सुनना है फिर किसको। यही शेड्यूलिंग है। तो चलिए अब की पॉइंट्स अबाउट शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका मैक्सिमाइजेस सीपीयू यूटिलाइजेशन। सो शेड्यूलिंग इंश्योर करता है कि सीपीयू कभी आइडल यानी कि खाली ना रहे। मतलब सीपीयू को मैक्सिमम टाइम तक बिजी रखा जाता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे एक शॉपकीपर चाहता है कि उसकी शॉप हमेशा कस्टमर सर्व करें, खाली ना बैठे, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि सीपीयू हमेशा बिजी रहें, आइडल ना रहें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिड्यूसेस वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। शेड्यूलिंग का एम होता है कि प्रोसेस को अननेसेसरी वेट ना करना पड़े। यहाँ दो कीवर्ड आए थे, वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम वो होता है कि एक प्रोसेस ने सीपीयू के लिए रेडी क्यू में कितना वेट किया। एंड टर्न अराउंड टाइम वो होता है कि प्रोसेसेस को सबमिट करने से लेकर उसका कंप्लीशन, मीन्स जब वो प्रोसेस सबमिट हुआ और कब वो कंप्लीट हुआ, उसके बीच का जो टाइम था वो टर्न अराउंड टाइम होता है। सो शेड्यूलिंग को स्मार्टली मैनेज करके इन दोनों टाइम, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम को कम किया जाता है। थर्ड है हमारा इंश्योर फेयरनेस। शेड्यूलिंग हर प्रोसेस को इक्वल चांस देने की कोशिश करता है। मतलब कोई एक प्रोसेस बार बार सीपीयू ले और दूसरे प्रोसेस को चांस ही ना मिले, ऐसा ना हो। तो शेड्यूलिंग एक टेक्निक है जो डिसाइड करती है कि सीपीयू का नेक्स्ट टर्न किसको मिलेगा।
इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रेडी होते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि सीपीयू हमेशा यूटिलाइज होता है, प्रोसेस का वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कम होता है और सबको फेयर चांस मिलता है। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो है आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग वो एक्टिविटी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ताकि रेडी क्यू में जो मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं उनमें से एक प्रोसेस सिलेक्ट करके सीपीयू को अलोकेट किया जा सके। जैसे कि एक रेलवे स्टेशन पे मल्टीपल ट्रेन्स अपनी टर्न का वेट कर रही हैं। तो स्टेशन मास्टर क्या करता है, स्टेशन मास्टर डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रेन को पहले ट्रैक मिलेगा और कौन सी उसके बाद जाएगी। यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है प्रोसेसेस के लिए। इसी को कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है आपका प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, यहाँ सीपीयू एक रनिंग प्रोसेस से छीन कर दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाता है। मतलब अगर एक प्रोसेस चल रहा है, अगर उसके बीच कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो सीपीयू उस रनिंग प्रोसेस से लेकर उस नए प्रोसेस को दे दिया जाता है। यहाँ हाई प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ कि वो प्रोसेस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या अर्जेंट माना जाता है उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जैसे क्लास में टीचर एक स्टूडेंट को सुन रहा है, लेकिन अगर टीचर के सीनियर आके क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर अपना अटेंशन सीनियर को दे देगा। सेकंड है हमारा नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, यहाँ एक प्रोसेस को जब तक सीपीयू मिल जाता है तब तक वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है। मतलब बीच में उसे फोर्सफुली रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रिएम्प्टिव जैसे प्रिएम्प्टिव में क्या था, उसे फोर्सफुली अगर हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता था तो उसे रनिंग क्यू से उठा के वेटिंग में डाल दिया जाता था। हायर प्रायोरिटी वाले को रन करते थे पहले। इस नॉन प्रिएम्प्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर एक बार प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, वो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो रनिंग स्टेट से उसको फोर्सफुली रिमूव नहीं किया जा सकता। जैसे एक बार्बर शॉप हो गई। बार्बर शॉप में क्या होता है, एक कस्टमर अपना हेयर कट करवाने आता है, तो जब तक उसका हेयर कट कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसके बीच में कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा। उसके बाद ही नेक्स्ट कस्टमर को चांस मिलेगा। थर्ड है आपका फोकस एरियाज। सो फोकस एरिया में तीन मेन चीज़ आती हैं। फोकस एरिया में तीन चीज़ आती हैं। एक आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स सीपीयू का मैक्सिमम यूज़ हो। सेकंड आता है फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स हर प्रोसेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। थर्ड है आपका मिनिमम वेटिंग टाइम। सो मिनिमम वेटिंग टाइम मीन्स प्रोसेसेस को क्यू में अननेसेसरी वेट ज़्यादा ना करना पड़े। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के गोल्स क्या होते हैं? फर्स्ट है कीप सीपीयू बिजी। तो शेड्यूलिंग का मेन एम होता है कि सीपीयू कभी भी आइडल ना रहे, हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट होता रहे। सेकंड है आपका कंप्लीट प्रोसेसेस क्विकली। सो शेड्यूलिंग इस तरह डिज़ाइन होता है कि प्रोसेसेस को जल्दी से जल्दी फिनिश करवाया जा सके। थर्ड है आपका ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब पूरा सिस्टम फास्ट और स्मूथ चले, वेटिंग टाइम कम हो और थ्रोपुट ज़्यादा हो और फेयरनेस बनी रहे। सो स्टूडेंट्स, प्रोसेस शेड्यूलिंग एक मैकेनिज्म है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है सीपीयू को एफिशिएंटली यूज़ करने में। ये इंश्योर करता है कि रेडी क्यू में से एक प्रॉपर प्रोसेस सिलेक्ट हो। एंड ये प्रिमिटिव भी हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। एंड इसका मेन गोल है कि सीपीयू को बिजी रखना, कभी भी आइडल ना रहे, प्रोसेसेस को फास्ट कंप्लीट करना और सिस्टम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना। सो जब हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ा था तो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आता है कि सीपीयू कौन से बेसिस पर डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस किसको मिले। सो इसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स कुछ स्टैंडर्ड्स या गोल्स बनाता है जिनको हम शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कहते हैं। ये क्राइटेरिया हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा और कौन सा बाद में। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट है हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन। मतलब है कि सीपीयू को मैक्सिमम बिजी रखना। अगर सीपीयू आइडल यानी खाली रहे तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का टारगेट होता है कि सीपीयू 100% के आसपास बिजी रहें बिना वेस्ट हुए। जैसे सोचो एक फैक्ट्री में मशीन है जो दिन भर बंद पड़ी है, तो उस मशीन का यूज़ जो है वो वेस्ट हो रहा है। वैसे ही सीपीयू को आइडल रहने देना भी वेस्ट होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा थ्रोपुट। थ्रोपुट मीन्स कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितने प्रोसेसेस कंप्लीट हुए। ज़्यादा थ्रोपुट मीन्स सिस्टम फास्ट और एफिशिएंट। जैसे अगर एक बेकरी 1 घंटे में 50 ब्रेड्स बना पाती है और दूसरे बेकरी 1 घंटे में 80 ब्रेड्स बना पाती है, तो सेकंड वाली जो बेकरी का थ्रूपुट है वो ज़्यादा है। ऐसे ही अगर सिस्टम हमारा फास्ट और एफिशिएंट रखना है तो ज़्यादा थ्रूपुट होने चाहिए, और ज़्यादा थ्रूपुट ऐसे रहेंगे कि सीपीयू को कभी भी आइडल ना रहने दें। थर्ड है हमारा टर्न अराउंड टाइम। मतलब एक प्रोसेस के सबमिट होने से लेकर उसके कंप्लीट होने तक का टोटल टाइम। इसमें वेटिंग टाइम प्लस में एग्जीक्यूशन टाइम प्लस में इनपुट आउटपुट सब इंक्लूड होता है। जैसे आप एक ऑनलाइन ऑर्डर देते हो मंडे को और वो थर्सडे को डिलीवर्ड होता है, मतलब टर्न अराउंड टाइम 3 डेज़ का हो गया। नेक्स्ट है आपका वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब होता है वो टाइम जो एक प्रोसेस सिर्फ रेडी क्यू में वेट करता है बिना सीपीयू के।
एग्जीक्यूशन टाइम काउंट, इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम काउंट नहीं होता, सिर्फ वेटिंग टाइम काउंट होता है। जैसे कि आप एक डॉक्टर के क्लिनिक गए, रजिस्ट्रेशन के बाद जब तक डॉक्टर आपको बुलाए उस वक्त को आपका वेटिंग टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स टाइम। सो रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि प्रोसेस के रिक्वेस्ट करने मीन्स सबमिट होने से लेकर उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स मिलने तक का टाइम। ये खासकर इंटरएक्टिव सिस्टम में इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जब आप गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करके इंटर प्रेस करते हो और स्क्रीन पे पहले रिजल्ट अपीयर होने तक का जो टाइम लगता है वो रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो स्टूडेंट, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया वो स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को गाइड करते हैं कि किस प्रोसेस को सीपीयू मिले और सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे रहे। सीपीयू यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है कि सीपीयू बिजी हो, तो जैसे हमने पढ़ा था इसमें सब कुछ, कि थ्रूपुट बताता है कि कितने प्रोसेसेस कंप्लीट हुए, टर्न अराउंड टाइम एक प्रोसेस के सबमिट से कंप्लीट तक का टोटल ड्यूरेशन है, वेटिंग टाइम बताता है कितना टाइम प्रोसेस सिर्फ क्यू में वेट कर रहा था, और रिस्पॉन्स टाइम यूज़र को फास्ट फीडबैक देता है। इन सभी क्राइटेरिया का बैलेंस रखकर ही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन किए जाते हैं। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हमारे यूनिट 2 के स्टार्टिंग के बेसिक टॉपिक्स डिस्कस किए हमने। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, जैसे एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, और भी बहुत सारे। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रियल लाइफ सिस्टम में डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड स्टे सेफ।